हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 20 लाख रुपए क्या तुम्हारे लिए कम है? मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा अगर तुम नताशा से दूर हो जाओ। उसे यह यकीन दिला दो कि तुम बस उसके साथ नाटक कर रहे थे, कोई प्यार नहीं। बस उस बड़े से हॉल में सोफे पर बैठा हुआ बुढ़ा आदमी अपने सामने खड़े उस लड़के से बोलता है जो दिखने में करीब 26 से 27 साल की उम्र का था और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी बेहतर थी। कपड़े से वह आदमी भले ही किसी गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन अपने चेहरे और शरीर की पर्सनैलिटी से वह किसी मॉडल से कम नहीं था। उस बूढ़े आदमी की यह बात सुन वह लड़का कुछ नहीं बोलता, वह अपना सिर झुकाए रहता है। यह देख वो बूढ़ा आदमी अपनी आवाज़ में उस लड़के पर गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास और भी उपाय हैं। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम शहर में छुपने के लिए भी जगह नहीं ढूंढ पाओगे। उस बूढ़े की यह बात सुन वो लड़का एक सेकंड के लिए काँप जाता है। उसके सामने बैठे आदमी की पहुँच पकड़ से वो लड़का अनजान ही नहीं था। वो जानता था कि जो वो बूढ़ा आदमी उसे धमकी दे रहा है वो करने में उसे मात्र 5 मिनट लगेगा, लेकिन फिर भी वह उस बूढ़े की बात नहीं मानना चाहता था। इसलिए वो लड़का अपना सिर उठा उस बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, दद्दू, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं खुद को अपने सामने प्रूफ कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। इतना बोलते हुए वो लड़का बहुत ही तेज़ी के साथ जा उस बूढ़े आदमी के सामने बैठ उसके पैर पकड़ लेता है। उस आदमी ने पैर पकड़े हुए वह लड़का अपने गिरानी आवाज़ में बोलता है, दादू, मैं नताशा से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे खुद को प्रूफ करने के लिए एक मौका दे दीजिए। लेकिन उस लड़के की यह बात सुन तुरंत से वह बूढ़ा आदमी अपने पैर से उस लड़के के सीने पर मार उसे खुद से दूर धकेल देता है। बोलता है, कौन सा प्यार? क्या तुम्हारा प्यार मेरी पोती को आराम की ज़िंदगी दे सकता है? क्या तुम्हारा प्यार मेरी पोती को शान शौकत दे सकता है जो अब तक मैं देते आया हूँ? क्या तुम्हारे प्यार के बदौलत मेरी पोती दुनिया वालों के सामने तन कर खड़े होने का हक रख पाएगी? उस बूढ़े की यह बात सुन वो लड़का कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरा था। वह अपना सिर नीचे किए रो रहा था। या देख वो बूढ़ा खड़े होते हुए बड़े ही शांति बोलता है, मेरी पोती की शादी आज से 2 दिन बाद विद्युत सिंह के साथ हो रही है। क्या तुम जानते नहीं विद्युत सिंह कौन है? विद्युत सिंह से शादी कर मेरी पोती पूरे जीवन के लिए एक शान शौकत वाली ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन अगर वो तुम्हारे इस झूठे प्यार के झंझट में रहेगी तो उसका जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। क्या तुम यह नहीं जानते? उस बूढ़े की यह बात सुन वो लड़का कुछ नहीं बोलता। शायद से वो जानता था उसके सामने बैठा हुआ आदमी गलत नहीं बोल रहा। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसकी पोती को वह सब कुछ दे सके जो अब तक देते आया था। यही सब सोचने के होते हुए वो लड़का अपना सिर उठा उस बूढ़े आदमी से बोलता है, ठीक है दद्दू, अगर आप मुझे 50 लाख दे दो तो मैं नताशा की ज़िंदगी में कल ही दूर हो जाऊंगा। मैं कल छोड़कर चला जाऊंगा। उस लड़के की बात सुनकर 1 सेकंड के लिए वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। पर अगले ही पल अपना सिर उठा वह उस लड़के से बोलता है, ठीक है, यह अमाउंट तुम्हारे बैंक में अगले 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर तुम अपने वादे से पलट नहीं सकते। तुम्हें नताशा से दूर रहना होगा। इतना बोल वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े के जाते ही तुरंत से वो लड़का अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान लाते हुए खुद से बोलता है, सॉरी दादू, पर इतना जल्दी मैं अपने जैकपॉट को छोड़ नहीं सकता। इतना बोलते हुए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। एयरपोर्ट के सामने अभी भी वो लड़का था जो कल अपने प्यार की दुहाई मांग रहा था, लेकिन अभी उस लड़के के साथ एक लड़की भी थी जो अभी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। यह कोई और नहीं नताशा शेखावत थी। नताशा को ऐसे रोते देख वह लड़का उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा यह रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हें तो पता है कि अब तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे पैसे भी दे दिए। अब भला मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? मुझे ठाकुर सिंह विद्युत सिंह के साथ शादी नहीं करना। प्लीज़ मुझे यहाँ से चले जाने दो। उस नताशा की यह बात सुन उस लड़के के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, पर वो तुरंत से वो खुद को नॉर्मल कर अपनी नताशा की ओर देख अपनी रोनी आवाज़ में बोलता है, नताशा, तुम तो जानती ही हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे दादाजी से पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें चलना है। नताशा के इतना बोलने के बाद कुछ देर के लिए दोनों में शांति रहती है।
नताशा उस लड़के के आंखों में देख रही थी, वही जो वो लड़का भी उसे। पर फिर अचानक उसे नताशा के चेहरे पर चमक आ जाता है। वह तुरंत से उस लड़के के चेहरे को पकड़ अपने रोनी आवाज़ में बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे ले चलते हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दादू ने तुम्हें कितने पैसे और क्यों दिए, लेकिन उसे हम दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर तुम चाहो तो प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। नताशा की यह बात सुन वह लड़के के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वही तो सुनना चाहता था। आखिर उसका प्लान प्लान यहाँ पर सफल हो। वह लड़का नताशा को गले लगा उसके आंसुओं को पोंछते हुए धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम सही बोल रही हो। इस 50 लाख में हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं। मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ हो, अब हम साथ रहेंगे। आई लव यू नताशा। तो उस लड़के की यह बात सुन तुरंत से नताशा उस लड़के के चेहरे की ओर देखते हुए अपनी रोनी आवाज़ में बोलती है, आई लव यू टू राहुल। बॉयफ्रेंड राहुल के साथ भाग चुकी थी। यह बात भला शेखावत परिवार के पास कैसे नहीं पहुंचता। जब वो सुबह की निकली नताशा दोपहर तक अपने घर वापस नहीं आती तो नताशा के दादू अरुण शेखावत और उसकी माँ रेखा शेखावत चारों तरफ उसको खोजने के लिए लोगों को दौड़ा देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सब तरफ से उन्हें निराशा ही मिलता है। नताशा का कोई पता ठिकाना नहीं था। शेखावत परिवार के हेड अरुण शेखावत ने इस बात को मान लिया था कि जिस गरीब लड़के को उन्होंने अपनी पोती को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, उस गरीब लड़के ने उनका फ़ायदा उठाया। वो उस 50 लाख रुपए के साथ उनकी पोती को भी लेकर भाग गया। अभी शेखावत विला में अरुण शेखावत गुस्से में बैठे हुए थे। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अरुण शेखावत जी को कभी भी राहुल के साथ उनकी पोती का रिश्ता सही नहीं लगा था। उन्हें लोगों की समझ भली भांति है। वो और उनके नज़र में राहुल एक बेहतर लड़का नहीं था, इसलिए तो उन्होंने राहुल को 50 लाख रुपए भी दे दिए थे अपनी पोती को छोड़ने के लिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में उनकी पोती उनकी सदियों से कमाई इज्जत को नीलाम करते हुए उनके परिवार के बारे में बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के साथ भाग गई, जो उसके लिए कहीं से भी फिट नहीं था। अपनी पोती के भागने से भी ज़्यादा अगर कोई परेशानी अगर अभी अरुण शेखावत जी के लिए थी, वो ठाकुर विद्युत सिंह था। ठाकुर विद्युत सिंह ने अरुण जी ने अपनी पोती की शादी ऐसे ही तय नहीं की थी। यह कोई नॉर्मल शादी ना होकर एक समझौता था। एक ऐसा समझौता जहां शेखावत परिवार का बिजनेस को टूटने से ठाकुर इंटरप्राइजेज बचा रहा था। इसलिए तो अरुण जी ने अपनी पोती की शादी विद्युत से तय की थी ताकि वह उनके बिजनेस को डूबने से बचा सके। लेकिन अब जब उनकी पोती भाग चुकी है तो अब उनके बिजनेस को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। लगता है इस बूढ़े उम्र में उन्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ जाता हुआ भी देखना पड़ेगा। पहले ही अपने खुद के जवान बेटे को कुछ हुए हादसे में खोने के बाद अरुण जी पूरी तरह से अकेले हो चुके थे। उनके जीवन में कोई सहारा नहीं था। अंत में उन्होंने अपने इस डूबती बिजनेस को नए को पार लगाने के लिए खुद की पोती का दांव पर लगा दिया था, लेकिन लगता है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। यही सब सोचते हुए शेखावत हाउस के लिविंग हॉल में अभी अरुण जी अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठे थे कि तभी उनके पास उनका असिस्टेंट राकेश आता है। राकेश आते ही अरुण जी से घबराई हुई आवाज़ में बोलता है, बॉस हमें पता चला है नताशा बेबी राहुल के साथ आज सुबह की ही फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुकी है। क्या वो भला ऐसे कैसे कर सकती है? तुम अभी इंग्लैंड के लिए निकलो और उसे घसीटते हुए लेकर वापस आओ। मैं उसे उस लड़के के साथ नहीं छोड़ सकता। अपनी बॉस की यह बात सुन अरुण जी गुस्से में उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं। अरुण जी की यह बात सुन राकेश अपना सिर नीचे झुकाए हुए अपने हाथ पर हाथ रखते हुए अरुण जी को समझाते हुए बोलता है, लेकिन बॉस आपको लगता है यह सब करना ठीक होगा? क्या आप नताशा बेबी को नहीं जानते? वो कभी भी विद्युत ठाकुर से शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो आपने ही उन्हें फोर्स किया था। और क्या आपको लगता है अगर हम उन्हें वहाँ से वापस लेकर आ जाते हैं तो वह इस बार विद्युत से खुशी से शादी कर लेंगी? वहीं उस लिविंग हॉल में एक औरत बैठी थी जिसकी उम्र 40 से 45 साल के बीच होगा। वह औरत अरुण जी को ऐसे चिल्लाते हुए देख भी कोई रिएक्शन नहीं देती। यह कोई और नहीं नताशा की मॉम रेखा थी। अपने ससुर को ऐसे चिल्लाते देख भी रेखा कुछ नहीं बोलती।
रेखा जी इस घर की बहू थी। अपने फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए अंत में उन्होंने अपनी बेटी को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उसका भी उनके खानदान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में उनकी बेटी भाग गई। वहीं राकेश को ऐसे अपनी पोती के बारे में बोलते देख तुरंत से अरुण जी गुस्से में उसे एक ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही माथे पर हाथ रखूं या सब कुछ देखता रहूं? अपने बस उस बिजनेस को डूबते हुए देखता रहूं जिसे मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है। क्या तुम्हें लगता है अब ठाकुर परिवार में हमें कोई बता सकता है? अरुण जी को ऐसे चिल्लाते देख राकेश कुछ नहीं बोलता। वहीं बैठी रेखा जी भी अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठी थी। अपनी बेटी को उन्होंने मना किया था राहुल के साथ भागने के लिए, लेकिन अंत में उनकी बेटी राहुल के साथ भाग चुकी थी। लिविंग हॉल का मौसम फिलहाल काफ़ी ज़्यादा शांत था कि तभी वहीं सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ से एक लड़की की बहुत मीठी सी आवाज़ बाहर आती है। नाना जी क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। यह कोई और नहीं नित्या थी, अरुण जी की बेटी यानी कि उनकी नातिन। नित्या अभी भी उनके अपने कमरे में पढ़ रही थी कि तभी उसे बाहर से ऐसे शोर शराबा सुनने को मिलता है। बाहर से आ रहे इन आवाज़ को सुन पहले तो नित्या खुद पर कंट्रोल करते हुए कमरे में रहती है, लेकिन अब जब कि अरुण जी इतना चिल्ला रहे थे, नित्या खुद को अब उस कमरे में बंद करके नहीं रख सकती। नित्या का चेहरा काफ़ी मासूम था। वह दिखने में भोली भाली सीधी सी लड़की थी। उसके चेहरे पर लगी हुआ वो बड़ा सा चश्मा उसकी सीधापन की सच्चाई बयां कर रही थी। वहीं लिविंग हॉल में इतनी देर से शांत बैठी रेखा जी नित्या को देखते ही तुरंत से अरुण जी से बोलती हैं, डैड जी ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में से सब कुछ चला गया। आपके पास अभी भी चांस है। क्यों ना आप नताशा को नित्या से रिप्लेस कर दो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अरुण जी तुरंत से रेखा को गुस्से में बोलते हैं। अरुण जी की यह बात सुन तुरंत रेखा जी अपने सोफे से उठ नित्या के पास जा उसके अगल बगल घूमते हुए अरुण जी से बोलती है, क्यों नहीं? आखिर यह पॉसिबल क्यों नहीं? क्या नित्या इस खानदान की बेटी नहीं है? क्या उसने इस घर का नमक नहीं खाया है? हम बचपन से ही नित्या को पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर उसका फ़ायदा क्या है? क्या सारी सेक्रीफाइस मेरी बेटी ही करेगी? रेखा जी की यह बात सुन अरुण जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर फिर भी वो उन्हें इग्नोर करते हुए नित्या से थोड़ा चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम अभी कॉलेज के लिए निकलो। मैं नहीं चाहता कि इस घर के मामले में तुम कुछ बोलो। लेकिन नाना जी क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आता? अरुण जी को ऐसे गुस्से में यह बोलते देख नित्या दोबारा कुछ नहीं बोलती। वह अपना सर नीचे किए झुकाए उनकी बात मानते हुए तुरंत से अपने कमरे से बैग ले वहाँ से जाने को होती है। लेकिन जैसे ही नित्या घर का मेन डोर खोल बाहर निकलने की होती है कि तभी वो किसी से यह बात मानते हुए नित्या वह वहाँ से जाने की होती है कि तभी अचानक से वो गेट पर खड़े उस आदमी से टकरा जाती है। वह आदमी अकेला नहीं था, उसके पीछे लगभग 10 से 12 और लोग थे। उन सभी के ब्लैक पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। वहीं उन सभी के टी शर्ट पर बड़े ही सुंदर शब्दों में ठाकुर ग्रुप्स लिखा हुआ था। उन लोगों को देख नित्या को यह अंदाज़ा लगाते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कोई और नहीं विद्युत ठाकुर और पीछे उसके बॉडीगार्ड्स हैं। वहीं नित्या को देख कर भी अनदेखा कर विद्युत उस घर के अंदर बढ़ जाता है। लिविंग हॉल का मौसम अभी भी काफ़ी गर्म था। वहीं विद्युत आदमी को घर के अंदर जाते देख गेट पर खड़ा उसका असिस्टेंट तुरंत से उसके पीछे से भागते हुए तुरंत से अरुण सक्सेना के सामने आ उनसे पूछा, शेखावत जी मैंने सुना है कि नित्या शादी के एक दिन पहले ही कहीं चली गई है। असिस्टेंट की यह बात सुन अरुण जी कुछ नहीं बोलते। वही लिविंग हॉल में खड़ी रेखा जी तुरंत से उसके सामने आ उस असिस्टेंट को समझाते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बस थोड़ा वक्त शांति के लिए गई है। अच्छा शांति के लिए? क्या लोग देश छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं? पीछे से आती इस आवाज़ को सुन रेखा जी जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो उसकी नज़र विद्युत से टकराती है। विद्युत का पर अभी अपने सख्त औरे के साथ भी वो एक मुस्कान लिए खड़ा था। जो लोग उसे जानते थे वह इस मुस्कान के पीछे की चेतावनी से अनजान नहीं थे। रेखा जी विद्युत के पर्सनालिटी की ओर देख खुद के मन में सोचती है, कितना हैंडसम आदमी है और इतने अमीर परिवार के वेल मैनर्ड लड़के के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय किया था, लेकिन उसकी बेटी भाग गई।
थी, वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जो उसे कहीं से भी डिज़र्व नहीं करता, जो उनकी बेटी को वो पैसा, पावर और इज़्ज़त नहीं दिलवा सकता था, जो विद्युत से शादी करने के बाद उनकी बेटी को मिलता। अभी रेखा जी को अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था अपनी गलती मानने के अलावा। यह सोचते हुए रेखा जी अपना सर नीचे कर विद्युत से अपनी धीमी आवाज़ में बोलती हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी बेटी नादान है। वो लड़का उसको बहका कर लेकर भाग गया। वो तो आपका कहना, नादान लोग ऐसे ही किसी के साथ भाग जाते हैं। क्या सच में आपकी बेटी अभी भी दूध पीती है, जो वो लड़का उसको बहका कर लेकर भाग गया? विद्युत की इन कठोर शब्दों को सुन रेखा जी का सिर नीचे झुका लेती है। वह जानती थी यह सब उनकी बेटी की ही गलती थी, लेकिन एक माँ होने के नाते वह तो अंत तक अपनी बेटी का भला ही जाएंगी। वहीं रेखा जी को कुछ न बोलता देख विद्युत अरुण जी के सामने आ उनसे अपने कठोर शब्दों में उनका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, दादाजी, तो आपने क्या सोचकर अपनी उस पोती की शादी मेरे साथ तय की थी, जो एक भगौड़ी है? क्या आप नहीं जानते थे कि आपकी पोती के दिल पहले से ही किसी और लड़का है? फिर भला आपने इन सब में मुझे क्यों बांधा? विद्युत की आवाज़ भले ही कठोर थी, लेकिन उसमें पूरी सच्चाई थी। उसको ऐसे बोलते देख अरुण जी कुछ नहीं बोलते, उनका सिर शर्म से नीचे झुक गया था। वहीं अरुण जी को कुछ न बोलते देख रेखा जी गेट की ओर देखती हैं तो वहाँ अभी भी नित्या खड़ी थी। अभी भी नित्या को वहाँ खड़ा देख रेखा जी तुरंत विद्युत के अपने एक्साइटेड आवाज़ में बोलती हैं, हमने तुम्हारे साथ अपने खानदान की बेटी का शादी तय किया था, नताशा नहीं तो नित्या सही। नित्या का नाम सुनते ही विद्युत राखी जी के आंखों के इशारा को समझते हुए गेट पे खड़ी नित्या को देखता है। नित्या काफ़ी ज़्यादा भोली भाली थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह थी। उसको देखकर विद्युत को कोई अट्रैक्शन भी फील नहीं होता, ना ही विद्युत को वो लड़की अभी एक एडल्ट लगती है, जिसके साथ अगर कल होकर वो किसी पार्टी में जाएगा तो उसे इंसल्ट फील नहीं करना पड़ेगा। उसको देखते हुए विद्युत मुस्कुराते हुए राखी से बोलता है, तो आप अपने खानदान की लड़की के बदले मेरी शादी एक कचरे से उठाई लड़की के साथ करवाना चाहती हैं, जिसका ना तो कोई नाम है ना ही कोई अता पता। वहीं खड़े अरुण जी अभी अपनी बहू रेखा को बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उनके मना करने के बाद भी उनकी बहू ने इन सब में नित्या को घसीट लिया था। वह अभी रेखा जी को डांट पाते कि उससे पहले ही उन्हें विद्युत की यह आवाज़ सुनाई दी। विद्युत की यह बात सुन अरुण जी पीछे हो जाते हैं। गेट पर खड़ी यह लड़की कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं थी, यह उनकी नातिन, उनकी बेटी की बेटी नित्या थी, जिन्हें वह अपने आप से भी ज़्यादा प्यारी थी। पर अरुण जी विद्युत को कुछ नहीं बोलते, लेकिन गेट के पास खड़ी नित्या विद्युत के सामने आ उससे तनकर बोलती है, ओह हेलो मिस्टर, मैं कोई ऐरी गैरी कचरे में उठाई लड़की नहीं हूँ, शेखावत खानदान की बेटी और अरुण सक्सेना की नातिन हूँ। वहाँ खड़े हो सारे लोग नित्या को कैसे कठोर शब्दों में विद्युत के सामने बात करते देख चौंक जाते हैं। आज से पहले शायद ही कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा होगा कि किसी ने विद्युत से ऐसे बात किया होगा। वहीं विद्युत विद्या के ऐसे कठोर शब्दों को सुन गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी बांध लेता है। अभी थोड़ी देर पहले जब उस लड़की ने गेट खोला था तभी उसको तो यही लगा था कि वह उस घर में काम करने वाली सर्वेंट है। उसके अपीयरेंस को देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि इस जैसी सीधी सादी और ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की इस खानदान की बेटी हो सकती है। नित्या को एक नज़र ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद विद्युत उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे अपीयरेंस को देख कर तो नहीं लगता कि तुम इस घर की बेटी कहलाने के लायक हो, या फिर तुम कल होगे मेरे साथ चलने के लायक हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक हो? विद्युत की यह बातें सुन लिविंग हॉल पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, वहाँ सिर्फ लोगों की सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहीं विद्युत और नित्या एक दूसरे को गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। विद्युत की यह बातें सुन नित्या वहीं से कुछ दूरी पर खड़े अपने नाना जी की ओर देखती है, जिनका चेहरा अभी भी काला पड़ गया था, विद्युत के डर से या फिर अपने बिजनेस को खोने के डर से। अपने नाना जी को ऐसे देख नित्या अपने चेहरे का एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए विद्युत का मजाक उड़ाते बोलती है, मेरी अपीयरेंस
ऐसे पर सवाल उठाने वाले आखिर तुम होते कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपीयरेंस ऐसा है कि तुम मेरे सामने खड़े होने का दम रखते हो? या फिर तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही हैंडसम समझते हो, जो तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियाँ तुमसे शादी करना चाहती होंगी, तुम्हारे पीछे पागल होंगी? नित्या की यह बात सुन वहाँ खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। भले ही इस लड़की का उम्र कम थी, इसका हाइट छोटा था, लेकिन इसकी बातें नहीं, विद्युत के सामने भी वो ऐसे तन खड़ी थी होने की हिम्मत आज से पहले किसी ने भी नहीं दिखाया था। नित्या की ऐसी बातें सुनकर अभी तो रेखा जी के साथ-साथ अरुण जी भी हैरान थे। वो अपनी नातिन को लेकर डर गए थे। तो क्या होगा अगर विद्युत नातिन को मार देता है? क्योंकि विद्युत अभी जैसे गुस्से में अपनी उनकी नातिन को देख रहा था, उससे तो उन्हें यह यकीन हो रहा था कि वह उसे नहीं छोड़ने वाला। विद्युत को ऐसे अपनी नातिन की ओर घूरते देखा अरुण जी उससे अपनी नातिन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें विद्युत की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है दुनिया की कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, तो ठीक है, कोई और क्यों, तुम्हें ही क्यों नहीं? इतना बोलते हुए विद्युत अरुण जी की ओर देखकर बोलता है, मैं आपके साथ अभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। अगर आप मेरी शादी कल तय हुए वक्त पर नित्या से करवा दें। अरुण जी की इतना बोलने के बाद विद्युत गुस्से से नित्या की ओर देखता है, जो अभी उसके सामने तन कर खड़ी थी, ऐसा दिखाने के लिए कि वह काफ़ी बहादुर है। वह एक एडल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको ऐसे देख विद्युत अपने चेहरे पे मुस्कान दिखाते हुए बोलता है, मिस नित्या, वेलकम टू हेल। एक बात याद रखना, जितना तुम्हारी बहन ने मुझे दिया है उसका 100 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें दूँगा। इतना बोल बिना कोई देरी किए विद्युत वहाँ से चला जाता है। विद्युत के जाते ही तुरंत से उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे-पीछे निकल जाते हैं।